इसके पहले वाली क्लास में पढ़े थे व्हाट आर द रीजंस फॉर प्राइस राइज के क्या क्या रीजंस थे। आज हम करने जा रहे हैं व्हाई प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड। जो भी महंगाई है उसे क्यों कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में आगे पढ़ेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। Continuous price rise causes massive, far-reaching and adverse effects on economy and social life of people. To avoid these effects, the need of price control has arisen. We will understand the effects of price rise as follows. किसी भी चीज़ का, अब यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है, जब किसी भी चीज़ की कीमत कंटिन्यू बढ़ती रहेगी तो उससे काफ़ी खतरनाक, गहरा और ऐसा खतरनाक असर या फिर उल्टा विपरीत असर देखने को मिलता है आर्थिक तंत्र में। यानी इंसानों की, एक कॉमन पीपल की जो उनका बजट होता है वो भी फेल हो जाता है, एज वेल एज उनकी जो सोशल लाइफ होती है उस पर भी काफ़ी विपरीत असर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी पूरे महीने का खर्चा, खाना पीना, सारा राशन वगैरह मिला करके सारा बिलिंग अगर इन केस वो 20,000 में कंप्लीट करती हैं, बट महंगाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और अगर उनको उसी लिमिटेड 20,000 के बजट में पूरे महीने का राशन पानी सब कुछ चलाना हो, और जब हमें पता है कि वेजिटेबल से लेके फ्रूट्स तक, लाइट बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी चीज़ों का जब बिल बढ़ता जाएगा तो नेचुरल है मम्मी के लिए ये सब एडजस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जब कंटिन्यू किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा गंभीर और हम कंट्रोल ना कर पाएँ और विपरीत असर उसका सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में देखने को मिलता है हर व्यक्ति का। तो इस तरीके के इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है द विसिशियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज keeps on moving continuously because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and services. Lives of poor and middle class people becomes miserable. ये जो प्राइस राइज है इसका जो चक्र है चीज़ों का, रेट का बढ़ने का, ये कंटिन्यू क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है लोगों का कमाना उसमें बढ़ोतरी हुई है, लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की चीज़ों को खरीदने की जो पावर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, चीज़ों की जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सर्विसेज में डिमांड बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पर ऐसे टाइम पे जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जीवन जीना काफ़ी ज़्यादा मिसरेबल हो जाता है, दुख से भर जाता है। क्यों भर जाता है? एक लिमिटेड बजट में हर चीज़ को फुलफिल करना इट्स नॉट ईजी। हम जानते हैं कि पहले जो चीज़ें हमें 10 रुपीज़ में मिलता था, आज के डेट में आपको वो 10 रुपीज़ में क्वांटिटी कम मिलेगी, क्वालिटी थोड़ी चीप हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन होता है वो भी नहीं मिलेगा। और जो चीज़ें आज आपको 10 रुपीज़ में मिल रही है, कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले सालों में वही सिमिलर चीज़ आपको उसी रेट में मिले और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन्ड रहे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि प्राइस राइज अगर इसी तरीके से कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए या गरीब लोगों का जो जीवन है वो जीना उनके लिए आसान नहीं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। थोड़ा क्या आवाज़ खटर पटर हुआ, कोई नहीं। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज डिक्रीज, न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लोगों की जो सेविंग्स है उसमें घटाव देखने को मिलेगा और उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स चीज़ों को बनाने के लिए जो पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। टोटल जो उनकी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को मैक्सिमम नंबर्स में डबल करना, ट्रिपल करना रेट वाइज या पैसे वाइज, वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस राइज एक रीज़न माना जाता है। किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत है, जैसे हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके प्रोडक्शन में भी घटाव देखने को मिलता है ड्यू टू प्राइस राइज। और अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस खोलना चाहता है, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहता है, रोज़गार चाहना चाहता है, तो इन सभी पर भी फुल स्टॉप लग जाता है। क्योंकि रेट ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा रेट में ख़रीदना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड सैलरी में वो भी अपना काम नहीं करवा पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे रीजंस बताए जा रहे हैं जब प्राइस राइज होता है तो हर एंगल से सिर्फ परेशानियाँ ही आती हैं। थर्ड पॉइंट, foreign investment decreases because of increase in import of goods. Foreign exchange is spent which gives rise to new problem.
विदेशी से आने वाले जो लोग हैं या फॉरेन में जो लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें भी आपको घटाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं उसमें भी आपको घटाव नज़र आएगा। जो पैसे हम फॉरेनर से एक्सचेंज करवाते हैं, हमारी करेंसी को जो हम एक्सचेंज करवाते हैं वो भी हमें अच्छे नंबर्स में नहीं मिलता, तो नेचुरल है ये भी एक समस्या का एक रीज़न माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, $1 के कंपैरिजन में अगर इंडियन करेंसी कम मिलेगी तो नेचुरल लॉस तो हमको ही मिलेगा। अब बीइंग एन इंडियन सिटीजन, मैं जो भी करेंसी लेकर के फॉरेन कंट्री में जाती हूँ, किसी भी कंट्री में मैं चली जाती हूँ, जब मैं वहाँ की करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज करूँगी तो मुझे वो फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। क्योंकि मेरे देश में जो पैसे की कमी है, जो महंगाई है, उसके कंपैरिजन में उस देश में महंगाई तो और ज़्यादा होगी, तो इंडियन करेंसी वहाँ पे तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी काम नहीं आएगा। तो ये भी एक रीजंस माने जाते हैं प्राइस राइज की वजह से पैदा होने वाला एक समस्या। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, सो स्कार्सिटी इज क्रिएटेड। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिटोरिएट्स, द पीपल बिकम मोर पुअरर। क्योंकि ज़रूरतमंद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, उसकी भी जो प्रोडक्शन है, उसको बनाने का जो काम है, उसमें कमी आने लग जाती है और उस वजह से उस चीज़ की खपत होना शुरू हो जाती है। लोगों का रहन सहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय परिस्थिति में हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और जो गरीब वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। जो लोग 2 वक्त की मेहनत करके रोटी कमाते हैं वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट का या अपनी फ्यूचर प्लानिंग का सिक्योर करने का सोचेंगे। उनका तो ऐसा होता है कि आज का कमाया आज खाया, कल कमाएंगे कल खाएंगे। तो ऐसे में जब महंगाई बढ़ेगी तो उनका पर डे जो भी उनको वेजेस मिला उसके कंपैरिजन में वो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, as the production cost of goods increases in the country, they become expensive, so the cost of export goods increases. Comparatively, imported goods become cheap in the market. As a result, exports decrease and import increases. Balance of exchange is disturbed. Imbalance is created in import and export. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जब भी कोई भी चीज़ का जब प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो नेचुरल है उसको खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। तो जब देश में किसी भी गुड्स की यानी किसी भी चीज़ वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरल है वो चीज़ें कैसी हो जाती हैं? एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और वही चीज़ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी दूसरी जगह दूसरे देश में जब भेजते हैं तो अगेन, क्योंकि हमने पहले एक तो इतना ज़्यादा रेट हैवी था, फिर भी हमने उसको परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद उस चीज़ से अपना प्रोडक्टिविटी कर करके हमने उसको बाहर भेजने का काम किया। सेम वे में अगर हम दूसरे साइड देखने जाएं तो जब हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं तो जब वो हमारे मार्केट में आती है तो वो क्या बन जाता है? सस्ता बन जाता है। यानी बाहर से मंगाया हुआ हमारे यहाँ देश में जो सामान बिकता है काफ़ी हद तक वो सस्ता बिकता है, और वही जब हम यहाँ से भेजते हैं बाहर तो वो हमको महंगे रेट में बिकता है। तो इससे क्या होता है? एक्सपोर्ट जो है यानी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना हमारे लिए महंगा पड़ जाता है और इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ मनी है ये भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब इस तरीके का इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस राइज की वजह से ही होता है। सिंपल बोले तो प्रोडक्शन का कॉस्ट, किसी भी चीज़ का जब हम रेट बनाते वक्त उसका रेट जब ज़्यादा पे करते हैं कि हमारे देश में तो वो महंगे हो जाते हैं, और जब उन्हीं चीज़ों को बना करके हम बाहर भेजते हैं तो उसको बना करके बाहर भेजने में भी हमारे पैसे बहुत लगते हैं। लेकिन जब बाहर से मंगाई हुई चीज़ हमारे देश में आती है तो वो सस्ती हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का जो बिजनेस है वो मिसबैलेंस में चलता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस राइज बताई जा रही है। Living standard of poor or middle class deteriorates because of price rise. In order to fulfill requirements, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, betting, hoarding, profiting, black marketing, corruption, suicide increase in the society. Moral degradation occurs in society. Thus, inflationary price rise is a hindrance for economy, so there is a desperate need to control price rise. लोगों का जो रहन सहन है वो बर्बाद हो जाता है, खास करके पुअर एंड मिडिल क्लास के लोगों का। क्यों? प्राइस राइज की वजह से। अब अपनी चीज़ों को पूरी करने के लिए वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, चोरी चकारी, मर्डर, करप्शन करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, बेट करना, सट्टाबाजी करना, सुसाइड कर लेना चीज़ों से हार के। तो इन सब से नुकसान किसका होता है? पुअर वर्ग का, मिडिल क्लास का, या फिर ऐसे लोग जो हाई प्रोफाइलिक स्टेटस में रहना पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारा मोरल वैल्यूज़ भी गिरते हैं हमारे समाज के सामने, वो एक अलग ही रीज़न माना जाता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ कीमतों का बढ़ना बहुत बड़ा एक अवरोध माना जाता है आर्थिक तौर पे हमें कमज़ोर करने के लिए। इसीलिए हमें इसकी काफ़ी हद से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्राइस राइज को कंट्रोल करें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। तो गवर्नमेंट ने प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए किन किन कदमों का कानून गठित किया है, लेट्स सी। Total expenditure keeps on increasing continuously in economy, but production of goods does not increase with the same pace. This results in price rise. Government takes steps to control price rise. कुल खर्चा जो आता है किसी भी चीज़ को बनाने में, कंपैरेटिवली जब वो चीज़ें बन करके बाहर आती हैं, लेकिन उसकी डिमांड जब घट जाती है तो हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए, मान लो मैंने किसी चीज़ को बनाया और उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्सपेंस कर लिया, पर वो बाज़ार में जब बिकने के लिए गई तो मैंने जितना उसमें पैसा डाला था वो प्रॉफिट तो छोड़ो, जितना लगाया है वो भी अगर मुझे ना मिले तो इस चीज़ को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे क्या होता है, अगेन प्राइस राइज बढ़ जाता है। प्राइस राइज कैसे बढ़ेगा, चीज़ों की डिमांड हो रही है लेकिन वो डिमांड में पूरी नहीं कर पा रही, और या मैं खुद महंगा सामान खरीद के फिर उसको महंगा करने की कोशिश करके बेचूंगी तो नेचुरल है लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी प्राइस राइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए इनको कंट्रोल करने में, और यहाँ पे कुछ मेजर्स दिखाए गए जिसमें पहला आता है मॉनेटरी मेजर्स, देन कम्स फिस्कल measures, then after that comes control on capital investment, price regulation and rationing जिसे public distribution system कहा जाता है, then comes administrated price mechanism। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं। अब इन्हीं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स मीन्स पैसे का लेन देन मैनेजमेंट करना। एग्जाम्पल पॉइंट 1 आ रहा है, बैंक। फॉर एग्जाम्पल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI reduces the money circulation in the economy. As a result, a lease is imposed on the spending tendency of the people, thereby reducing the demand of goods, which is in turn leads to reduction in prices. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे बैंक, हमारे देश का जो बैंक है RBI, वो क्या करता है, पैसों का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर देता है। कैसे कि वो चीज़ों का लेन देन स्पीड करने, लोगों का जो खर्चा करने की टेंडेंसी है वो कम कैसे करेगा, जब आपको बाजार में पैसे ही नहीं मिलेंगे। आपने भले पैसा इन्वेस्ट किया है पर आप जानते हो कि कई बार हम जब ATM के थ्रू पैसा निकालने जाते हैं तो ATM खाली हो गया होता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो लोगों की खर्चिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, the RBI increases rate of interest through lending policy. Loan on credit becomes expensive, which stops unnecessarily capital investment or betting investment. RBI जो होती है कई बार पैसों को, मनी को जो हमें रोटेशंस में डालना है उसको रोकने के लिए वो इंटरेस्ट पर दी जाने वाली जो भी पैसे हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, हमने जो लोन लिया है या क्रेडिट जो लिया है वो महंगा हो जाता है। इसकी वजह से जो लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो शर्तें लगाते हैं, सट्टा करते हैं, इन सब पे भी लगाम लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड द सेविंग tendency of the people increases due to increased rate of interest, as well as there is an increase in deposits, investment in different saving. Thus, due to lack of funds, betting, speculation, hoarding are stopped and profiteering is controlled. अब सेकेंड तरफ देखने जाएं तो जब हम किसी भी पैसे को क्या करते हैं, अगर हम पैसे को अब अगर हमें पैसा डिपॉजिट करने पे या सेविंग करने पे अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो नेचुरल है लोग जो हैं वो फालतू के खर्चों को करने में कंट्रोल कर लेंगे। सेकेंडली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जगह जगह शर्तें लगाने का काम है वो बंद हो जाएगी, पैसों को रोक करके रखने वाला काम बंद हो जाएगा, और जो लोग प्रॉफिट करने के चक्कर में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पैसे की ज़रूरत है और मैं उसको 30% के इंटरेस्ट पे पर 30% इंटरेस्ट पे अगर मैं उसको पैसा देती हूँ तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मेरा पैसा भी वापस मिलेगा, लेकिन जो लोन ले रहा है मुझसे उसको तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो RBI जो होती है वो दो तरीके की शर्तों के साथ जनरली मॉनिटरिंग करने का काम करती है, स्पेसिफिकली मॉनेटरी मेजर्स में, यानी पैसों के लेन देन में। जब भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो जब हम लेते हैं उधार तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देगी, तो हम खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, फालतू के
एक्सपेंस को, लोन को नहीं उठाएंगे, और उसके अपोजिट हम क्या करेंगे, पैसों को इन्वेस्ट करने में, फंड्स को सेव करके रखने में, इन सभी चीज़ों में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जमा करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, उन पैसों से दूसरे कामों में हमारे देश को जो डेवलपमेंट देना है उसका काम करना शुरू हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक, ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स आर कंट्रोल्ड, डिक्रीज इन लेंडिंग इज देयर। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बैंक में लोग फंड्स को ज़्यादा सेव करके रखेंगे, तो जो कॉमर्शियल लाइन में पैसों का लेन देन है उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को उधार लेने से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सारा पैसा अगर आपने बैंक में रख दिया तो आप फालतू के एक्सपेंसेस करेंगे नहीं। फिफ्थ पॉइंट, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इज reduced as there is a decrease in supply of money in the hands of people. Consumable expenditure reduces resulting in control of price rise. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट में कुछ इन चीज़ों के नए नए स्कीम्स लाती है, जिसमें हम कॉमर्शियल लाइन में जा कर के चीज़ों को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हाउसिंग लोन होता है, अब हाउसिंग लोन हर साल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीम के तहत हमारे तक लाने का काम करती है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, कई बार हाई होता है, कई बार लो होता है। तो वो लो तब करती है जब उनके पास इनफ फंड्स नहीं होते हैं, और वो हाई तब करती है जब उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स होते हैं। तो इस तरीके से भी आरबीआई जो है वो हैंड टू हैंड लोगों तक मनी के सप्लाई को रोकने के लिए कई बार ऐसे कॉमर्शियल स्कीम्स लाती है, जिससे लोग पैसा खर्च करना कम पसंद करेंगे, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना कम करेंगे, उनके खर्चे कम हो जाएंगे। और नेचुरल है, अगर हम पैसा अच्छे से रोटेट कर पाएँ सभी जगह पर तो प्राइस राइज नहीं होगा। लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, दैट इज फिस्कल मेजर्स। फिस्कल का सिंपल मतलब होता है एक तरीके का टैक्स वसूली करना। अब गवर्नमेंट हमसे हर तरीके के टैक्सेस को वसूल करती है, और हम उसको, क्योंकि अमाउंट उसका कम होता है, तो इजीली पे ऑफ भी कर पाते हैं। तो चलो देख लेते हैं फिस्कल मेजर्स क्या है। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट का एक स्ट्रैटेजिक ऐसा प्लान जिसमें वो पब्लिक की सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनके खर्चों पे लगाम लगाने के वो कई तरीके के हमसे टैक्स को वसूल करने का काम करती है, या पब्लिक लोन देने का काम करती है। जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है, गवर्नमेंट डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल अलॉन्ग विद रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। इट पोस्टपोन सच प्लान्स ऑन विच रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाई, इज नॉट lucrative immediately, it reduces administrative expenditure and useful expenditure। इस तरीके की सप्लाई में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो पैसों का जो लेन देन है उसको कम करने के लिए पैसे जो हैं, जो मनी है, जो करेंसी है, वो ही हम तक लाने का काम नहीं करती है। अब जब हमारे हाथ में करेंसी नहीं होगी तो वो इन तरीके के खर्चे जो फालतू के होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उस पर भी वो कंट्रोल करवा लेती है। लोगों का जो खर्चा है वो कब बढ़ेगा, जब उनके हाथ में पैसा होगा। अगर उनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो उनका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो फिस्कल मेजर्स में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी ला देती है कि जब भी लोगों के पास पैसा पहुंचे वो टैक्स पे करें, और टैक्स पे करेंगे तो नेचुरल है फालतू खर्चा करने से वो खुद को रोक पाएंगे। सेकंड पॉइंट है, अंडर टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस व्हेन प्राइस राइज ऑकर्स सो दैट देयर इज अ रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ spending money among people. Income tax, company tax, property tax are raised. Export is controlled, and because of imposition of high rate of revenue on imported goods, cost of imported goods arise, so import sinks। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टैक्सेशन की पॉलिसी के तहत क्या बताया जा रहा है, जब गवर्नमेंट इस तरीके के फंड्स को कलेक्ट करना चाहती है तो वो क्या करती है, टैक्स में बढ़ोतरी कर देती है। जब भी महंगाई बढ़ती है तब इससे क्या होगा, लोगों का जो पैसा खर्च करने की पावर है वो घट जाएगी। इनकम टैक्स भरना है, कंपनी का टैक्स भरना है, प्रॉपर्टी का टैक्स जो भरना है, उसमें फंड्स वो ज़्यादा हमसे लेना शुरू कर देती है। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर रेट बढ़ जाता है। इस वजह से हम चीज़ों को बाहर भेजने की बजाय अपने ही देश में उसको इंपोर्ट करने में बिलीव करेंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो घट जाता है। थर्ड है पब्लिक लोन पॉलिसी। Under public loan policy, government tries to limit total expenditure of the society by issuing loan on bringing scheme like compulsory saving plan. It takes different encouraging steps to encourage people to make savings.
reduces the rate of public debt, decreases government like giving subsidy, increasing the proportion and coverage of direct tax, imposes heavy tax on goods used by the rich people and luxury items, because of which their production sinks and production of necessary goods increases. Thus, with these steps, proportion of income in hand will reduce, as a result of which demand of goods will decrease and the final prices will reduce. अभी पब्लिक लोन फैसिलिटी से क्या होता है? पब्लिक लोन फैसिलिटी के तहत गवर्नमेंट जो है वो लोगों के खर्चों का, खास करके समाज में जो लोग लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उस पर वो ज़्यादा ऐसे स्कीम्स को लाना पसंद करेगी, जैसे कि कंपलसरी सेविंग प्लान लाना पसंद करेगी, जिससे क्या होगा, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग्स कीजिए, लोगों का जो ऋण है उस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। गवर्नमेंट जो है उनको हर तरीके की सब्सिडी देने का काम करती है, उनको ऐसे काफ़ी सारे अट्रैक्टिव प्लान्स देती है, जिससे क्या होगा कि वो खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेंगे और अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, सेविंग्स में लगा देंगे। चीज़ों पे हैवी टैक्स को वसूल करना, खास करके उनके द्वारा जो लोग अमीर हैं उनके जो भी लग्जरी आइटम्स है उस पर ज़्यादा टैक्स वसूल करना, जिससे क्या होगा, चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा जो महंगी हैं, और ऐसे प्रोडक्शंस को नेसेसरी कर दिया जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी बेसिक गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी कदमों के द्वारा हम आसानी से इनकम जो है वो लोगों तक पहुंचाने में घटाव कर पाएंगे। इससे क्या होगा, चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन बाद में जा कर के वो घट जाएगी और फाइनली जो प्राइस राइज है उस पर कुछ हद तक लगाम लगाने में हम कामयाब हो पाएंगे। बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।